नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर तीर्थ यात्रा दर्शन की कड़ी में आज हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी के, जिसे कि बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। तो आज के एपिसोड में आपको बनारस यात्रा कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बनारस यात्रा हम इस तरह से करेंगे कि आपको जो यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उसके पास में कौन कौन सा आप व्यंजन यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। बनारस में आपको दो मुख्य जगहें जो बार बार आपके सामने आएंगी, एक है लंका एरिया और दूसरा है गुदलिया चौराहा। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये लंका एरिया है, यहीं पर हमने स्टे किया था। वीडियो में आगे जाकर आपको स्टेइंग ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। लंका में ही इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, यहीं पर अभी हम खड़े हैं। और जो भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है वो गुदलिया एरिया में। अभी हम लंका से गुदलिया की तरफ जाएंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर है। ऑटो वाले यहाँ से फिक्स किराया लेते हैं आपसे 20 रुपये प्रति व्यक्ति। अभी हम लंका से यहाँ पर गुदलिया चौराहा आ गए हैं। 4 किलोमीटर का ये सफ़र था। गुदलिया चौराहा है ये यहाँ बनारस का मेन लैंडमार्क है जब आपने वैष्णोनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है। कि एक तरफ यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर बनारस का जो मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर हम शाम के समय आकर आरती के दर्शन आपको करवाएंगे। तो अभी पहले मंदिर की तरफ चलते हैं और रास्ते में जो जो आपको कार्य करना है मंदिर पहुँचने से पहले वो आपको बताते जाते हैं। तो यहाँ पर काशी में जो मंदिर प्रवेश के लिए मुख्यतः 4 गेट हैं, लेकिन जो मेन गेट है यहाँ से VIP एंट्री भी हो जाती है और आम श्रद्धालुओं की भी एंट्री हो जाती है, वो है 4 नंबर गेट। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, चलते चलते हम पहुँच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर। यहाँ पर आपको अगर शीघ्र दर्शन सुगम दर्शन करने हैं तो उसका टिकट प्राइस है 300 प्रति व्यक्ति। शास्त्री भी आपको मिलता है अगर आपने यहाँ पर अंदर जाकर पूजा करवानी है, उसके चार्जेस भी अलग से लिखे हुए हैं। तो यहाँ से टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर से जो मेन गेट हमने आपको बताया है गेट नंबर 4, उसकी दूरी मात्र 100 मीटर है। तो गेट नंबर 4 के अभी हम बाहर खड़े हैं। ये VIP टिकट VIP श्रद्धालुओं के लिए है। दूसरा जो आपको सामने दिख रहा है ये आम श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ पर अभी हम आम लाइन से ही जाएंगे गेट नंबर 4 से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर बाहर भी मंदिर की लोकल सर्विस मिल जाती है और अंदर भी है। हम आपको बोलेंगे कि अंदर आप करवाएं, फ्री सर्विस रहती है। अंदर मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे ना गेट नंबर 4 से ही, तो यहाँ पर फ्री लॉकर की सर्विस आपको मिल जाएगी। इसके अलावा व्हील चेयर का जो यहाँ पर भाड़ा रहता है वो 300 से 400 रुपया लेते हैं। व्हील चेयर आपको गुदलिया चौराहा पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने आपको सुगम दर्शन का बताया था, वहाँ पर भी मिल जाएगी। गुदलिया चौराहा से ही आपको लेते हैं और गुदलिया चौराहा पर ही आपको वापस छोड़ दिया जाता है। तो मंदिर दर्शन हमने कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ आपको अंदर जाकर कौन कौन से मुख्य मंदिरों के दर्शन करने हैं जब आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर परिसर में पहुँच जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग हैं वो किसी न किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने वहाँ पर अपने आप को स्थापित किया था, दर्शन दिए थे। लेकिन ये विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे खुद स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बसाया था। तो बात कर लेते हैं मंदिर परिसर की। हमने तो गेट नंबर 4 से एंट्री की थी। कुछ एक भक्त जो गंगा स्नान करके आना चाहते हैं वो गेट नंबर 1 से आते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये गंगा घाट है। इसकी एक तरफ मणिकर्णिका घाट है और दूसरी तरफ ललिता घाट है। यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लगभग 50-60 के करीब सीधी सीढ़ियाँ हैं। वहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। गेट नंबर 1 वो कहलाता है। तो गंगा घाट से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, तो आपको बहुत ही साफ यहाँ पर पूरे का पूरा कॉरिडोर दिखाई देता है। एक तरफ फूडिंग आउटलेट्स है, यहाँ पर खाने के लिए मिलता है। थोड़ा जो कॉस्ट रहता है वो हायर साइड पे रहता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके नाम पर यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। महाकालेश्वर भवन, ओमकारेश्वर भवन, केदारनाथेश्वर भवन। तो यहाँ से होते हुए तो आप अंदर मुख्य काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो मुख्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद यहाँ पर आज भी मंदिर के आसपास प्राचीनतम कई भोलेनाथ के शिवलिंग स्थापित हैं, इनको आज भी उसी तरह से मंदिर के रूप में बनाया गया है। तो उनके दर्शन भी आप करिए। इन सभी के सभी शिवलिंगों का एक विशेष महत्व और इतिहास रहा है। तो यहाँ पर जो हमने दर्शन किए हैं लगभग आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर भीड़ हो तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इतना सुंदर कॉरिडोर तो हम पहली बार देख रहे हैं भारत के किसी मंदिर का। तो ये तो बेहद खासियत है यहाँ के
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो अंदर जो आप दर्शन कर रहे हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के, ये शिखर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सोने का बना हुआ है। इसके पीछे का जो इतिहास है कि महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर दान किया था जब वो एक युद्ध जीत कर आए थे। 25% हिस्सा उन्होंने माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में, 50% स्वर्ण मंदिर अमृतसर में और 25% ही उन्होंने यहाँ पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया था। तो ये वही सोने का शिखर है। तो अंदर बैठने के लिए भी वहाँ पर विशेष स्थान है। जो भक्त वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा पूजा करना चाहते हैं वो बड़े आराम से वहाँ पर मंदिर परिसर के आसपास का जो स्थान बनाया गया है बैठने के लिए वो बैठ सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं मणिकर्णिका घाट हमारी एक तरफ है, दूसरी तरफ ललिता घाट है और बीच में जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये गंगा घाट कहलाता है। जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ गंगा घाट पर स्नान करते हैं और फिर सीधा मंदिर दर्शनों के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी यात्रा बनारस की शुरू कर सकते हैं और यहीं से आप बोटिंग भी करवा सकते हैं अपने लिए बुक। यहाँ पर बोटिंग वाले आपको बहुत से मिलेंगे। अगर आप पर पर्सन करना चाहते हैं इन सभी घाटों की बोटिंग तो 100 से 150 रुपया लेते हैं प्रति व्यक्ति। अगर आप खुद की पर्सनल बोट हायर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आपसे वो 1000 से 1500 रुपये लेते हैं। बारगेनिंग आप अवश्य कीजिएगा, कम हो जाता है रेट यहाँ पर। तो हमने भी यहाँ पर आकर बोटिंग की है। एक बेहद ही ख़ास पल होते हैं जब आप बनारस में बोटिंग करते हुए नाव से सभी घाटों के दर्शन करते हैं। जो दूसरा मुख्य मंदिर है काशी विश्वनाथ के साथ ही तो वो है माँ अन्नपूर्णा विशालाक्षी मंदिर। शक्तिपीठ है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ विशालाक्षी का। जहाँ पर माँ सती के अंग गिरे थे जब भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे माँ सती को उठाए हुए, उन जगह को शक्तिपीठ कहा जाता है। उन्हीं में से मान्यता अनुसार यहाँ पर माँ सती के कर्ण कुंडल का मणि गिरा था, जिसके कारण इसका एक नाम मणिकर्णी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मणिकर्णी शक्तिपीठ के नाम पर ही यहाँ पर एक विशेष घाट है जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, मणिकर्णिका घाट, जिसे कि बर्निंग घाट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी हम इसके बाद वहीं मणिकर्णिका घाट पर जाएंगे। तो मुख्य ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के द्वारा निःशुल्क अन्न क्षेत्र भी लगाया गया है। भक्तगण वहाँ पर जाकर निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बेहद ही स्वादिष्ट और ख़ास तरह के यहाँ पर व्यंजन बनाए जाते हैं और 2 तरह के यहाँ पर मुख्य अन्न क्षेत्र हैं। एक में आपको उत्तर भारतीय भोजन मिलेगा और दूसरे में आपको विशेषकर दक्षिण भारतीय व्यंजन खाने को मिलते हैं। अभी हमने भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी कर लिए, माँ अन्नपूर्णा मंदिर विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर्शन भी कर लिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 है और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही अभी हम आए हैं। ये मणिकर्णिका द्वार मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अभी हम मणिकर्णिका घाट के दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं। हमें जो बताया गया है कि लगभग 300 मीटर अंदर छोटी छोटी गलियों में से निकलते हुए हम मणिकर्णिका घाट तक पहुँचेंगे। मणिकर्णिका घाट जो कि काशी में बाकी सभी घाटों से प्रमुख माना जाता है। तो अभी हम मणिकर्णिका द्वार जो हमारे पीछे दिख रहा है बिल्कुल जस्ट बगल में अंदर आए हैं। तो आपको यहाँ पर सुबह बनारस का नाश्ता खिलाते हैं कि बनारस में सुबह क्या खाया जाता है। हमने बहुत जगह कचौरी देखी लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी सी कचौरी है, पहली बार हम देख रहे हैं। तो इसका ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे मणिकर्णिका घाट की तरफ निकलते हैं। 7 से 11 बजे तक की टाइम है। अच्छा, 4 घंटे में सारा माल फिनिश करके 4 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए। बाजार 70 वर्षों से ये दुकान है, ऊपर लिखा हुआ है सुबह बनारस चना कचौरी। तो यहाँ पर हमने आपको मणिकर्णिका द्वार दिखाया है, उसके बिल्कुल 50 मीटर भी नहीं है। आपको सबसे सामने पहले यही दुकान दिखेगी। वैसे तो पूरे बनारस में जो सुबह का नाश्ता माना जाता है कचौरी का माना जाता है, पूरी का माना जाता है। यहाँ पर जो ब्लैक चने इन्होंने दिए हैं, बेसिकली छोटी छोटी सी कचौरी हैं। 20 रुपये की जो प्लेट है इसमें 4 कचौरियाँ डाली। चलो, ये कचौरी इतनी छोटी है कि हमने भाई इतनी छोटी कचौरी देखी नहीं है। जैसे राम लड्डू होते हैं ना, वैसे जो कचौरी है हल्की सी इसमें फिलिंग की गई है, बिल्कुल हल्की सी है। काले चने के साथ कचौरी पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने चटनी डाली ना, वो काफ़ी गेम चेंजिंग है। वो बढ़िया से इसका टेस्ट बढ़ा रही है, काले चने का भी और कचौरी का भी। लेकिन जो ये टेस्ट देते हैं ना जी, ये टेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वो मैंने चटनी में देखा, तभी मैंने फिर से चटनी भी डलवाई थी। तो दुकान भी बिल्कुल छोटी सी है। यहाँ की प्राचीन गलियों में जब घूमते हैं ना तो आपको बहुत ही छोटी छोटी दुकानें होंगी। वहाँ पर कोई पान बना रहा है, कोई जैसे कचौरी बना रहा है। तो अभी हमने यहाँ से कचौरी खाई थी, उसके 50 मीटर हम यहाँ बाएं की तरफ हुए हैं।
और सामने ही हमारे बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा मणिकर्णिका घाट। आपको मणिकर्णिका घाट तक जो पहुंचना है वो बोर्ड के सहारे से पहुंचना है। जगह जगह पर यहाँ पर हर गली की नुक्कड़ में वो बोर्ड लगा हुआ है मणिकर्णिका घाट के लिए, आपको उसको फॉलो करते जाना है। तो अभी हम जब इन गलियों में से होते हुए मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में हमें 2 से 3 जो डेड बॉडी है दाह संस्कार के लिए लाई जा रही हैं, उसके हम देख रहे थे कि उन्हीं छोटी गलियों में से गुजरते हुए जा रहे हैं। इन्हीं गलियों में आपको खाने की दुकानें भी मिलेंगी। दूसरा जो यहाँ पर मैंने अनुभव किया कि जिस तरह से ये लोग अपनी दिनचर्या में पूरी तरह व्यस्त हैं, इन्हीं गलियों में जहाँ से ये शव गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बनारस के लोगों ने जो मृत्यु को है वो स्वीकार किया हुआ है। ये बेहद ही खास क्षण रहेंगे ये पूरी गलियों में से गुजरते हुए मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने के। तो सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको आसपास चिताओं को जलाने के लिए जो लकड़ी है वो ही चारों तरफ दिखेगी। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको एक महाश्मशान के दर्शन होंगे। महाश्मशान मैंने इसलिए कहा कि हर तरफ आपको यहाँ पर जलती हुई चिताएँ दिखाई देंगी। तो हम ना पिछली रात भी यहाँ पर आए थे मणिकर्णिका घाट पर, तब भी हमने लगभग 40 से 50 चिताएँ जलती हुई देखी थी, वो भी एक साथ। तो दिन रात यहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं। मणिकर्णिका घाट पर आकर आपके मन में विषाद और उदासीनता का भाव आ जाता है। तो मणिकर्णिका घाट यहाँ पर एक शक्ति स्थल के रूप में माना जाता है। तो यहीं पर लोग अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो मणिकर्णिका घाट बनारस के सभी घाटों में से इसीलिए अलग है। एक तो यहाँ पर आपको जिस समय भी आप आएंगे आपको 10 से 15 चिताएं जलती हुई दिखेंगी ही। तो एक तरह से मानव जीवन की नश्वरता का एहसास आपको यहाँ पर इस स्थान पर आकर होगा। हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो भी यहाँ पर स्पेशल इस मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। तो मणिकर्णिका घाट पे जब आप आते हैं तो एक मंदिर के दर्शन आप अवश्य कीजिएगा। मेरे पीछे आपको ये मंदिर मैं दिखा रहा हूँ, जो इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो पहले इसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर पानी में माँ गंगा की गोद में अंदर तक भरा पड़ा है अभी इस मंदिर को। ये मंदिर पूरे साल में मात्र 5 से 5.5 महीने तक तट के ऊपर आता है, नहीं तो गंगा जल से ये रत्नेश्वर महादेव यहाँ पर भरे रहते हैं। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अगर आप इस मंदिर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो ये मंदिर आपको हल्का सा टिल्ट दिख रहा होगा, टेढ़ा दिख रहा है। तो इसका जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है माँ अहिल्याबाई होलकर की एक दासी थी रत्ना देवी, उसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव हो गया। मजदूरों की कमी होने की वजह से इस समय पूरा निर्माण नहीं हो सका, तो ये मंदिर थोड़ा सा बनते बनते टेढ़ा हो गया। तो तब से ये मंदिर उस समय से ये ऐसा ही है और स्थापित है, और अंदर प्रभु रत्नेश्वर महादेव इस मंदिर में यहाँ पर विराजते हैं। दूसरी रत्नेश्वर महादेव की मुख्य विशेषता कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हम सब ने सुना हुआ है, वो टिल्ट है वो भी, और इसीलिए उसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसकी जो टिल्ट की डिग्री है वो मात्र 4 डिग्री पे टिल्ट है। लेकिन यह मंदिर रत्नेश्वर महादेव का 9 डिग्री पर झुका हुआ है, कहीं आगे है ये मंदिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। तो और अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में आ रहे हैं तो ये मंदिर आप अंदर भी जा सकते हैं, अंदर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। कोई भी आता है जब, तो वो पहले 3-4 मिनट इसकी जो टिल्टनेस है, इसकी जो मुड़ी हुई स्थिति है, उसी को ही देखता रहता है। तो मणिकर्णिका घाट पर कुछ समय बिताने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसे कि बनारस का कोतवाल कहा जाता है। पहले तो है यहाँ पर 3 मुख्य मंदिर हैं जो मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल साथ में है। पहले आता है संकटा माता मंदिर, फिर उसके बाद श्री गोपाल मंदिर, और उसके बाद वहाँ से ही 200 मीटर की दूरी पर काल भैरव का मंदिर आता है। और मणिकर्णिका घाट से जो काल भैरव की दूरी है वो लगभग 700 मीटर है। तो हम तो सबसे पहले काल भैरव जाएंगे, उसके बाद बाकी के मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये बनारस में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद और माता जी के शक्तिपीठ के बाद सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। तो अभी हम काशी के कोतवाल कहे जाने वाले श्री काल भैरव मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। अगर तो आप गुदरिया चौराहा से आते हैं तो आपसे 80 से 100 रुपया लेते हैं, लेकिन हम जैसा कि आपको बताया कि मणिकर्णिका घाट के दर्शन करने के बाद गलियों में से होते हुए 9 से 10 मिनट का समय लगा है यहाँ पैदल यात्रा करते हुए काल भैरव मंदिर तक पहुँचने के। तो अभी जाकर अंदर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन होंगे।
काल भैरव भगवान शिव के ही रौद्र रूप कहे जाते हैं और जो स्वान कुत्ता है वो इनकी सवारी है। तो काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद इस समय हम प्राचीन बनारस में आप कह सकते हैं छोटी छोटी सी ये गलियां हैं। तो एक और बात जो बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहीं पर ठठेरी बाज़ार है। यहाँ पर व्यंजनों का बहुत एक बड़ा आपको पूरी की पूरी यहाँ पर ठठेरी बाज़ार में अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। तो हम अभी ठठेरी बाज़ार से होते हुए ही जो बाकी मुख्य मंदिरों के दर्शन करेंगे और साथ में आप जो बनारस का ट्रेडिशनल जो स्थानीय स्वाद है उसका आपको यहाँ पर साथ साथ में जायका टेस्ट बताते जाएंगे। तो अभी हम श्री गोपाल मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये बनारस में जो वैष्णव संप्रदाय है उनका एक प्रमुख पीठ है, प्रमुख केंद्र स्थल है। था हुआ है मंदिर श्री मुकुंद राय जी जगत गुरु श्री मद वल्लभाचार्य का ये षष्ठ पीठ कहलाता है। काल भैरव मंदिर से श्री गोपाल मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 250 मीटर है। आपको 3 से 4 मिनट का समय लगता है मात्र। गलियों में से आप किसी से भी पूछते हुए आ सकते हैं। अभी हम चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं। गोपाल मंदिर मुख्यतः वे स्थान है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। भगवान विष्णु के बहुत ही अलग रूप के प्रतिमा के दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अंदर ही गिरिराज जी की परिक्रमा भी है। एक गिरिराज जी का स्वरूप हमने दर्शन किया था जब हम वृंदावन यात्रा में थे। अंदर मुख्यतः यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन होंगे ना वो द्रौपदी जी के जो कृष्ण हैं उनके प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो बनारस यात्रा में गोपाल मंदिर के दर्शन आप अवश्य कीजिएगा। ठठेरी बाज़ार की गलियों में ही है ये भी स्थित। तो अभी बनारस का एक खास तरह का जायका आपको बताने लगे हैं, बनारसी पान। तो हम ठठेरी बाज़ार की गलियों में ही बनारसी पान का आनंद लेने के लिए कोई छोटी सी दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें बनारसी पान का भी स्वाद मिले और जो बनारसी लोगों के साथ बातचीत करने का भी मौका मिले। भैया चौखंबा एरिया ना ये भी? अच्छा, और पान का मतलब बनारस में क्यों इतना वो रहता है? हम बनारस आए तो पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए, ऐसा कहा जाता है कि नहीं? बनारस में 2 चीज बहुत है, पान और बनारसी काढ़ी। मीठा सादे में भैया क्या फर्क है? सादा वाला मीठा ही होता है ना? नहीं, सादा होता है, मीठा होता है। मीठे में गुलकंद पड़ता है। अच्छा, जो मुख्यतः बनारसी लोग हैं वो कौन सा खाते हैं, मीठा के सादा? ज्यादा जर्दा वाले खाते हैं। कौन सा? जर्दे वाला। अच्छा, हम खाएंगे उल्टी आ जाएगी। अच्छा, हाँ, चक्कर आने लगेगा। ये जो आम सभी जहाँ पर बनारस में खाया जा रहा है वो जगन्नाथ पत्ते का। 365 दिन आपको जगन्नाथी पान मिलेगा और देसी और मगई सीजन में आता है। ये उड़ीसा से आता है, जगन्नाथ से आता है इसलिए इसका नाम जगन्नाथी है। और ये मतलब बनारस में इसी पत्ते का ही ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि बनारस में जो पान की हैं बड़ी छोटी छोटी सी दुकानें हैं जी, है ना? वो अंदर ही काम चलता रहता है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनारस में पान खपता है। कत्था अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, कत्था पान में मेन होता है। मेन चीज वही है। कत्था किस चीज़ से बनता है? ये इसका पेड़ होता है लकड़ी का। अच्छा, ये लकड़ी होता है कत्था जो होता है। अभी जैसे ये इतना सा पत्ता लिया आपने, ये क्या? चूना खाने का ढंग है। पान खाने के बाद सुपारी चूरना भी खाते हैं। चूना नहीं खाया तो पान अधूरा है। अरे चूना जो सफेद रंग का है और ये सुपारी में साथ लगा के खाना। अगर पान में आपने लास्ट में सुपारी में चूना लगा के नहीं खाया तो ये अधूरा है। क्या बात है। हालांकि चूना आपको पान में भी लगा है, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन बनारसी अगर है प्योर तो उसको चूना सुपारी लास्ट में खाना ही है। पान के बाद चूना सुपारी खाना ही है। क्या बात है। और यहाँ पर एक और बात जो हमने ठठेरी बाजार और चौखंबा में भी देखी कि यहाँ बनारस के जो लोग हैं ना वो जीवन से भरे हुए हैं। क्या बात है जी, ठीक कहा। किसी चीज का गम नहीं, किसी चीज का गम नहीं। हाँ, मतलब आप किसी से कुछ भी पूछ लो उसके पास उत्तर होगा ही होगा। पान की बहुत दुकानें थी लेकिन हमने यहाँ पर इसीलिए रुके थे। यहाँ पर बनारस का जो आपको ठेठ रंग मिलेगा ना, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो पान की बातें हुई हैं जो आपने सुनी है वो आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपको यहाँ की छोटी छोटी गलियों में पान खाने का मज़ा आएगा ना वो आपको बड़ी बड़ी दुकानों में शायद उतना ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय भोलेनाथ। श्री जी स्वीट्स आगे है ना? आगे से। तो अभी किसी और जायके की तलाश में निकलते हैं बनारस की छोटी छोटी गलियों में से होते हुए। गोपाल मंदिर हमारे बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो खाने की आपको बनारस में दिख रहे हैं बहुत छोटी सी है।
लेकिन यहाँ का जो लोकल्स हैं इस दुकान पर बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रसिद्ध है श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क। ये दुकान जो मुख्यतः प्रसिद्ध है कि यहाँ पर आपको जो दूध की मलाई होती है ना, उसके बने हुए व्यंजन आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर मलाई की पूड़ी मिलती है, मलाई की गिलोरी मिलती है, और भी कई ऐसे व्यंजन हैं जो मलाई के मिलते हैं, रबड़ी मिलती है। तो पहली आइटम हमारे पास आई है, ये है मलाई का सैंडविच। पहली बार हमने इसका सुना है। पहले तो फीलिंग देखिए आप, ऊपर से मलाई डाली है, पूरे के मलाई की एक लेयर, और अंदर ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग और पूरी भर के फीलिंग डाली हुई है। जो ग्रीन कलर है इसका वो पिस्ता का पेस्ट बनाया हुआ उसकी वजह से, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं। 3 से 1 2 3 लेयर यहाँ पर मलाई की हैं और 2 लेयर यहाँ पर ड्राई फ्रूट की हैं। मैंने इसे टेस्टी में मिठाई नहीं खाई आज तक, अगर मैं एक छोटे से वाक़ये में अपनी बात रखूँ तो। ओह माय गॉड, इतना बढ़िया टेस्ट। मलाई की जो मोटी सी परत है ना, ड्राई फ्रूट का तो चलो आ ही रहा है टेस्ट, लेकिन मलाई मेन गेम चेंजर है। दूध को बड़ी देर तक यहाँ पर उबाला जाता है और फिर जो मलाई ऊपर आ जाती है उसकी लेयर को साइड पे रख दिया जाता है। मलाई को इस तरह से मिठाई में यूज़ किया जा सकता है, ये भी आपको बनारस में ही देखने को मिलेगा। और दूसरा है यहाँ के गलियों की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी। ये आपको पूरे भारत में, यहाँ बनारस की गलियों से शुरू हुई थी। तिरंगा आपको दिख रही है जैसे हमारे भारतीय ध्वज में है। शाम के समय जब आप इस दुकान पर आते हैं तो आपको जो व्यंजन है, जो वैरायटी है वो ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ ठठेरी बाजार की जो गलियाँ हैं, मेरे ख्याल से 4 फुट से अधिक नहीं होगी। आप हिसाब लगाइए कि 4 फुट की जो गलियाँ, और इसी में से बाइक्स निकल रही हैं। ये यहीं पर खाने की दुकानें हैं, यहीं पर जो कह सकते हैं करियाना मनियारी का सामान है वही है, सब कुछ है। गलियाँ में हमने यहाँ पर बाइक मिली है, तो गलियों को अलग अलग यहाँ पर मैं देख रहा था कि रंग भी दिया हुआ, तो कलरफुल स्ट्रीट जिसे हम कह सकते हैं, वैसी गलियाँ हैं ठठेरी बाजार की। तो ठठेरी बाजार के जायके और ठठेरी बाजार की प्राचीन गलियाँ, ये आपको काशी बनारस की जो प्राचीन खुशबू है उसका एहसास दिलाएंगे। कुछ गलियाँ तो इतनी छोटी हैं कि 2 व्यक्ति ही बामुश्किल से निकल सकते हैं। पर आकर बनारस में जीपीएस भी फेल है, मैप्स का भी कोई काम नहीं है। जो बनारस के यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो ही आपको मंदिर तक पहुँचा देते हैं, आपको किसी भी मंदिर तक जाना हो। तो इसके बाद अब हम ठठेरी बाजार की गलियों में से जाते हुए एक और मुख्य देवी के दर्शन करेंगे यहाँ पर, जिसे कि कहा जाता है संकटा माता मंदिर। ये बनारस में एक मुख्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के संकटों के निवारण करने के लिए माँ संकटा देवी के दर्शनों के लिए आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े होने से इस मंदिर की प्राचीनता का अनुमान आप लगा सकते हैं। बेहद ही शांति है इस मंदिर में, ग्रीनरी सी है। एक आपको ऐसा लगेगा जब आप अंदर प्रवेश करते हैं कि किसी घर में आप आ रहे हैं। बनारस के जो स्थानीय लोग हैं उनका यहाँ की माँ संकटा देवी के प्रति एक विशेष आस्था भाव है। इस समय हम ठठेरी बाजार में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं द राम भंडार। बनारस आने वाले यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट का सबसे फेमस एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको छोला पूड़ी मिलती है, खास करके इनकी जलेबी है जो वो काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट होती है। देसी घी में यहाँ पर जलेबी निकाली जाती है। सुबह 7 से लेकर 10:30 बजे तक आपको यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इनकी दुकान बेहद ही छोटी सी है, लेकिन यहाँ की जलेबी और पूड़ी की सुगंध आपको खींच लाती है। 10 से 15 मिनट की वेटिंग आपको लग सकती है यहाँ पर, लेकिन इतना मानिए कि इसको खाने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। ये जलेबी हमने ली है सबसे पहले, और साथ में हमने ली है अपने लिए पूड़ी और सब्जी। और सब्जी यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आलू की सब्जी में काले चने यहाँ पर मिक्स किए गए हैं। ये पूड़ी देखिए आप, पूड़ी के अंदर पीठी की यहाँ पर फिलिंग की गई है। तो ब्रेकफास्ट हमारा बेहद ही शानदार रहा है। चाय से हमने शुरुआत की थी, पप्पू चाय वाला से, और यहाँ पर अभी हम पूड़ी और सब्जी का नाश्ता किया है। ये भी बेहद स्वादिष्ट है। तो इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे की यात्रा हम शुरू रखते हैं। ये राम भंडार एक सिर्फ दुकान नहीं है, ये प्राचीन बनारस का एक स्वरूप है जो आज भी ठठेरी बाजार में उसी शानो शौकत से यहाँ पे आने वाले भक्तों को सुबह के समय पूड़ी भाजी का नाश्ता मिलेगा। तो अभी हम ठठेरी बाजार से ही निकल रहे हैं। मेरे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर राम भंडार है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं
ये उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है जो अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी से प्यार करते हैं। मेरे पीछे जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कह लें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये उनका घर है और उन्हें आज के आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो अंदर जी उनका परिवार आज भी रहता है। अंदर जाकर देखते हैं अगर उनके परिवार का कोई सदस्य हमें मिलता है। अभी हम अंदर घर के आ चुके हैं। हमारे साथ जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5वीं पीढ़ी, जी 5वीं पीढ़ी है। आपका शुभ नाम? दीपेश चंद्र चौधरी। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य में जो आधुनिक का मतलब है वो क्या है? हम जो सुनते आए हैं, जो हमने जो यहाँ पे जैसे आज आप आए हैं तो सारे मनीषी लोग आते हैं और इसको कहते हैं ये तीर्थ स्थल है उनके लिए। भारतेंदु बाबू का जो काल था 1850 से 1885, मतलब इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ और जो गोलोकवास हुआ 6 जनवरी 1885। तो 34 वर्ष 4 महीने का काल था। जो अब आपका जो प्रश्न कि आधुनिक हिंदी के जनक, तो ऐसा था कि उस समय जो भाषा थी तो अंग्रेज़ों का राज्य आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह छा गई थी। 1857 का विद्रोह भी हो चुका था। उससे पहले मुसलमानों का यहाँ पे राज्य था। तो जो देश की जो भाषा हो रही थी, तो जो स्टेट की जिसको सरकार की भाषा या तो पर्शियन, फारसी या फिर अंग्रेजी हो गई। अच्छा, आम जनता जो बोलती थी अवधी, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी मानस अवधी में लिखी। तो अब ये हुआ आम जनता की भाषा क्या है। इन्होंने लिपि नहीं बनाई, लिपि तो देवनागरी ही रखी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी भाषा हो जो सबके सर्व सामान्य हो। अब हिंदी जो है काफ़ी प्रचलित पुरानी भाषा है, ये कोई नई भाषा तो है नहीं। तो इन्होंने सब भाषाओं के शब्दों का समावेश करके एक नई भाषा जिसको खड़ी बोली, जो आजकल की भाषा जो हम आज की भाषा, इसीलिए इनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता। हिंदी चली नई चाल इन्होंने लिखा, ये इन्हीं की देन है। अच्छा, आज की हिंदी जो मॉडर्न हिंदी, जो आज की जो हिंदी हम बोल रहे हैं, तो ये इनकी देन है। क्या बात। ये बनारस में एक तीर्थ स्थल ही होना चाहिए। जो आज देखिए हम भाषा से एक दूसरे से भाव व्यक्त कर सकते हैं। सब बात है, भाषा ही तो, शब्द ही तो माध्यम है। जो मतलब अगर हमारे अंदर कुछ विचार हैं तो उसको प्रकट कैसे करेंगे। तो बनारस में स्टेइंग ऑप्शन, ठहरने के स्थान के बारे में अगर बात करें तो अभी हम सबसे पहले आपको बताने लगे हैं यहाँ पर गुदलिया चौराहा। ये मुख्य स्थान है, मंदिर से 300 मीटर की दूरी है और यहीं पर आपको आसपास मुख्य होटल स्टेइंग ऑप्शंस मिलेंगे। ये सामने जो हम आपको धर्मशाला दिखा रहे हैं, ये गुदलिया चौराहे पर ही है। जो काशी चाट भंडार है उससे बिल्कुल बगल में है ये धर्मशाला। इस धर्मशाला का जो चार्ज रहता है 600 से 1000 रुपये के बीच में रहता है। ऑफलाइन बुकिंग में ही ये धर्मशाला बुक की जाती है। इसके अलावा भी आपको गुदलिया चौराहा के पास ही कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिसका शुल्क 2 व्यक्तियों के लिए 1000 से 1500 रुपये के बीच में रहता है एक रात का। तो हम आगे जाकर आपको और भी ऑप्शन बताएंगे। तो सबसे बेस्ट लोकेशन है गुदलिया चौराहा। तो अभी एक और ख़ास बनारसी व्यंजन का आपको हम बताने लगे हैं, टेस्ट, जिसकी जो खोज है बनारस में हुई थी, चाट का। तो चाट है जो बेहद सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बनारस शहर का भी इसमें। तो अभी हम गुदलिया चौराहे पर ही जो फेमस काशी चाट भंडार है वहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर टमाटर की चाट मिलती है, बेहद ही अलग तरीके से ये बनाई जाती है। ये देसी घी और चाशनी मीठा है। अच्छा, देसी घी और चाशनी मीठा। ये जीरा है। ये जीरा। ये आपका चाट मसाला है। ये अब नींबू का रस है। अच्छा, ये जो चाट का ऊपरी वाला मसाला है ये किस चीज़ का बनता है? हाँ। टमाटर, आलू और गरम मसाला। ये इसमें टमाटर का मसाला है। ये टमाटर है, पनीर है, दही है, काजू है। इस सब में? हाँ, इसमें टमाटर, पनीर, काजू, दही है। अच्छा, दही भी है? हाँ, दही होता है। इसके अलावा भी बनारस में आप कहीं पर भी हैं तो चाट का जो टेस्ट है वो लेना मत भूलिएगा। आपको हर जगह यहाँ पर चाट का टेस्ट बढ़िया और अलग मिलेगा। मुख्यतः यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के सभी मुख्य तीर्थस्थलों के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो अब शाम का समय हो चुका है। तो शाम के समय का सबसे मुख्य तीर्थस्थल बनारस में है दशाश्वमेध। तो अभी हम दशाश्वमेध घाट तक जाने वाली जो गलियों में जा रहे थे, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यहाँ की जो मार्केट है बेहद ही सुंदर है। दशाश्वमेध घाट तक जाने के लिए आपको लाल कलर की यहाँ पर पहले हिंदी में लिखा गया, फिर इंग्लिश में लिखा गया और फिर एड्रेस लिखा गया। अभी ये मार्केट का निर्माण हुआ है, जो कॉरिडोर नया बना था, पहले नहीं तो ये बहुत तंग मार्केट हुआ करती थी। तो अभी तो काफ़ी ये बड़ी भी हो चुकी है और बेहद ही साफ़ भी हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दशाश्वमेध घाट तक जाने के लिए
दर्शकों की अभी एक लाइन बनना भी शुरू हो चुकी है। अभी से पौना घंटे के बाद यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी दशाश्वमेध घाट। तो अभी ना 45 मिनट का समय है आरती को। तो हम क्या करते हैं कि तब तक बनारस के सभी घाट हैं ना जो एक बार पैदल यात्रा करते हुए घूम लेते हैं। सुबह के समय हमने आपको दिखाया था, बोट से हमने बनारस के सभी घाटों को देखा था। तो हमारे पीछे दशाश्वमेध घाट आपको दिख रहा है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ से मणिकर्णिका घाट तक घाटों से होते हुए माँ गंगा के ये दर्शन भी करेंगे और साथ में सभी के सभी घाटों को देखेंगे। और शाम का समय सबसे बेस्ट है यहाँ पर, या सुबह का समय सबसे बढ़िया है। तो रास्ते में जो आपको एक रस्टिक आयरन जिसे कह सकते हैं, उसके ऊपर जो बनारस के 88 के 88 घाट हैं, सभी घाटों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। जो हर घाट की है वो विशेषता भी बताई गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है महानिर्वाणी घाट है, कुंभ स्नान के पश्चात यहाँ पर नागा साधु रहते हैं। जैसे हरिश्चंद्र घाट यहाँ पर दिखाया गया है, तो अग्नि भी जलती हुई दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पर दाह संस्कार होते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ पर आकर जितने भी घाट हैं उनकी जानकारी भी ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उस घाट की विशेषता क्या क्या है। ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाले क्षण हैं जब आप इन घाटों के दर्शन करेंगे। इन घाटों पे भ्रमण करते हुए एक घाट से दूसरे घाट पर जाते हैं। तो चलिए अब समय हो चुका है दशाश्वमेध घाट की आरती का। हमें 35 से 40 मिनट में हमने सभी घाटों के दर्शन कर लिए हैं पैदल यात्रा करते हुए। तो दशाश्वमेध घाट पर हम वापस पहुँच चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के बारे में 2 मान्यताएं हैं। पहली ये कि ब्रह्मा जी ने बाबा भोलेनाथ के स्वागत के लिए इस घाट का निर्माण किया था, और दूसरा ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। गर्मियों में 6 बजे और सर्दियों में 7 बजे माँ गंगा की आरती यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। इस घाट का निर्माण 1774 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। 45 मिनट होने वाली इस गंगा आरती में कई पुजारी दीपकों को भजन की लयबद्ध धुनों में घुमाकर इस अनुष्ठान को करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखने का कि आप आरती के समय से अगर 1 घंटा पहले आते हैं, बोटिंग कीजिए। यहाँ पर क्या है कि फिर आपको जो आरती बाद में देखने का मौका मिलेगा ना, वो सामने से देखने का मिलेगा मौका कि आप गंगा नदी में ही होंगे। वहाँ पर बोट के ऊपर भक्तों को बैठा दिया जाता है और बिल्कुल सामने से ये आरती दिखाई जाती है। तो आज के दिन का अंत हमारा बेहद ही खास और संतुष्टि बड़ा रहा जब हमने माँ गंगा जी की आरती देखी है यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पे। अब हम आपसे कल सुबह मिलेंगे बनारस के बाकी के मुख्य तीर्थस्थलों के दर्शनों के साथ। नमस्कार, बनारस यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है। इस समय हम बनारस के लंका एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज के दिन की जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे 80 घाट पर होने वाले सुबह बनारस से। ये लंका एरिया से जो 80 घाट की दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर है। ऑटो हम लेंगे, यहाँ से 10 या 15 रुपये वो लेते हैं और सुबह बनारस देखने के लिए 80 घाट पर जाएंगे। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। 5 बजे ही 80 घाट पर आरती होती है। तो अभी हम 80 घाट पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। आरती जो है वो पीछे हमारे आप देख रहे हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी। हम देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत से जो विदेशी लोग हैं वो भी आए हुए हैं। इस एक तरफ पीछे हमारे आरती चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर भजन मंडली आई हुई है। अलग अलग राज्यों के बच्चे या जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से वो पीछे हमारे अपनी कला का जो प्रदर्शन है धार्मिक रूप में करते हैं। साथ में यहाँ पर यज्ञ भी होता है रोज़ ही। तो पहले आरती दर्शन करते हैं, फिर आपको बाद में सारा यहाँ का 80 घाट का इतिहास बताते हैं। आज जहाँ पर आप देख रहे हैं या खड़े हैं, यहाँ पे कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से चल रहा है सुबह बनारस। सबसे पहले यहाँ पे होता है माँ गंगा की आरती, फिर यज्ञ होता है विश्व के कल्याण हेतु, फिर शास्त्रीय संगीत होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यह सुबह का राग होता है। यहाँ कोई मनोरंजन के दृश्य कोई कार्यक्रम नहीं होते। यहाँ पे सुबह की राग की भगवान भास्कर को, माँ गंगा को आहुति देने के लिए की जाती है। इसके बाद होता है चौथा कार्यक्रम योग का, जो श्वास के दृश्य से एक बहुत ही सफल कार्यक्रम है। योग का लगभग 500 से 1000 आदमी विगत 10 वर्षों से यहाँ पे योग की साधना कर रहे हैं। यह पूर्ण एक अनुष्ठान जो अनवरत अविरल बिना रुके चला आ रहा है। विश्व में ऐसा अनुष्ठान, ऐसा कार्यक्रम आप कहीं नहीं पाएंगे। यह माँ गंगा बाबा विश्वनाथ की कृपा से संभव हो रहा है। यह कार्यक्रम
सुबह बनारस के नाम से विश्व पटल पर अंकित है। कहीं भी रहें आप, विश्व के किसी कोने में एक बार इस स्थान पर आवे और माँ गंगा का आरती, दर्शन, योग का अभ्यास, संगीत की साधना का आनंद लें। जो हमने दशाश्वमेध घाट में आरती का दर्शन किया था, वहाँ पर क्या है कि भीड़ भी बहुत होती है और उस आरती का स्वरूप मैं अगर कहूँ इस आरती से बिल्कुल भिन्न है। ये बिल्कुल शांति से यहाँ पर की जा रही है। संध्या शाम की आरती आप दशाश्वमेध घाट पर देखें और सुबह बनारस सुबह की आरती यहाँ पर 80 घाट पर आकर देखें। तो चलिए अब अंदर जाकर तुलसीदास मठ और तुलसीदास घाट के दर्शन करते हैं। तो अभी हम तुलसी घाट पे पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको यहाँ पर घाट दिख रहा है, लेकिन वो कौन से मंदिर में आपको जाना है वो मैं बताने लगा हूँ। ये मेरे पीछे आप तुलसी घाट देख लीजिए, ये पीपल का पेड़ है और इन मंदिरों के बिल्कुल सामने यहाँ पर जो अखाड़ा है वो है, ये मेरे पीछे देखिए आप। और हमें जो जाना है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि खड़ाएँ हैं तुलसीदास जी की, वो है ये बिल्डिंग। ये देखिए सफ़ेद सी जो बिल्डिंग है, इस गली में छोटी सी जो गली है और इसके अंदर आपको जाना है और अंदर जाकर आपको पीले रंग की यहाँ पर इमारत मिलेगी। तो अभी हम तुलसी घाट पर पहुँच चुके हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूँ कि अंदर जो आपको दर्शन होंगे, गर्भगृह में बजरंगबली जी की बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। उसके बिल्कुल बगल में ही तुलसीदास जी की यहाँ पर खड़ावें रखी गई हैं, उसके दर्शन कीजिए। फिर एक छोटी सी बोर्ड का टुकड़ा है, उसके आपको दर्शन होंगे। जहाँ पर ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। ये पीली बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपना शरीर भी यहीं त्यागा था। यहाँ पे तुलसीदास जी लगभग 1680 ईस्वी में आए थे। 1680। हाँ, 1680 में ही वो अपना रामचरितमानस के पाठ लिखे थे। और यहाँ पे उनको बाल हनुमान जी में दर्शन दिए थे, बाल हनुमान जी, ठीक है। अच्छा, जो दर्शन हुए हैं वो बाल हनुमान जी के हुए हैं यहाँ पे, हाँ, तुलसीदास बाल हनुमान जी में यहाँ पर हुआ है। ठीक है। और संकट मोचन में वो प्रत्यक्ष रूप में बोले कि आप कौन हो, अच्छा, आप अपने बारे में बताओ, तो वो वहाँ पे अपने पूर्ण रूप में हनुमान जी दर्शन दिए थे। अच्छा, वहाँ पर संकट मोचन। हाँ, उसके बाद तुलसीदास जी का नाव का टुकड़ा है। नाव का टुकड़ा मतलब वो जहाँ नाव, जिस नाव से जाते थे उस पार कर्म क्रिया करने के लिए। जी, ठीक है। रामचरितमानस इधर लिखा है कि संकट मोचन में? यहीं पे लिखा है। अच्छा, रामचरितमानस में है। हाँ, यहीं पे। तो अभी हम तुलसी खाड़ा में आए हैं। तुलसीदास जी के जो दर्शन हमने कर लिए हैं वहाँ पर, जो अंदर मंदिर था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अखाड़े में जो पहलवान हैं वो यहाँ पर कसरत कर रहे हैं और लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं पहलवानों के। तो यहाँ पर एक अलग सा आपको जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसके दर्शन होंगे, उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। मिट्टी है, मिट्टी में किस तरह से पहलवान अपने आप को मतलब धकेलते हैं आप। अच्छा, सिर्फ बुधवार को बंद रहता है। तो अभी 80 घाट की सुबह बनारस के दर्शन करने के बाद यहाँ पर 80 घाट से 100 मीटर की दूरी पर हम आए हैं। मेरे पीछे है पप्पू चाय वाला, यहाँ प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा बनारस में। यहाँ पर मोदी जी ने भी आकर चाय पी थी। ये इसके कोई दुकान का नाम नहीं लिखा हुआ जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। इसके साथ नेत्र ज्योति चिकित्सालय है। तो यहाँ पर आकर हमें पता चला कि 2 तरह की चाय मिलती है। पहली जो हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, नींबू कावा इसे बोला जाता है। तो मेरे को इसमें दिख रहा है अभी अदरक दिख रहा है, पुदीना दिख रहा है और इन्होंने नींबू बीच में डाला था। तो ये नींबू कावा हमने लिया, 15 रुपये इस गिलास का रेट है। उससे पहले हम अंदर बैठे हुए थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा बनारस में कि बनारस के लोग हैं जो आपसे घुल मिल जाते हैं बड़ी जल्दी से। चाहे हमने यहाँ की गलियों में जाकर किसी से कोई एड्रेस पूछा है किसी मंदिर का, बड़े आराम से हमें बताया गया है। अच्छा, अदरक के जिन्होंने पीस डाले हैं बड़े मोटे मोटे डाले हुए हैं बीच में। टेस्ट लेकिन जो इसका बड़ा रिफ़्रेशिंग है। आज की जो शुरुआत है बड़ी ही बेहद ही शानदार हुई है कि पहले तो हमने सुबह बनारस के दर्शन किए, तो मज़ा आ गया। इस नींबू कावा को मैंने जो 3-4 सिप ली हैं इसको पीते हैं। फिर दूसरी चाय का भी टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो ये देखिए, दूध को अलग से पहले चीनी डाली गई है, फिर उसके ऊपर दूध डाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैं चाय बनाने का तरीका देख रहा हूँ बेहद ही आराम से बनाई जा रही है, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है इन्हें। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए अब पानी डाल रहे हैं, चाय पत्ती का जो पानी है ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने ये चाय ये वाली भी करवा ली है जो दूध से बनी हुई है। हा। मैं सही से आपको बताऊं अगर तो टेस्ट बढ़िया है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है वो हमें टेस्ट से भी ज़्यादा बढ़िया लगा। चाय पत्ती को जिस तरह से वो डाल रहे थे धीरे धीरे करके, लगभग
2 मिनट के करीब उन्होंने समय लगाया होगा। तो सभी गिलासों में थोड़ी थोड़ी करके चाय पत्ती का पानी डाल रहे थे। तो शानदार चाय पीने के बाद अभी हम जो बाकी के मुख्य मंदिर हैं बनारस की वो यात्रा करेंगे। यहाँ पर चाय पी हमने, आपको पीछे दिख रहा होगा। और ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है एक बड़ा सा, इस पे लिखा हुआ है 80 घाट 100 मीटर है, तुलसी मानस मंदिर 800 मीटर, संकट मोचन मंदिर 500 मीटर। हमने जैसे कि आपको बताया कि पहले हम प्रसिद्ध चाची जी की दुकान है संकट मोचन मंदिर से जस्ट 250-300 मीटर पहले आती है वो, वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद संकट मोचन मंदिर के दर्शन करेंगे। तुलसी घाट से 10 रुपये ऑटो वाले को देकर हम जो प्रसिद्ध चाची जी की दुकान है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेन लैंडमार्क है वो है रविदास गेट, मेरे पीछे आपको दिख रहा है श्री गुरु रविदास गेट है। तो इस तरफ ये सामने है बिल्कुल रोड पे एक और फेमस शॉप है पहलवान लस्सी, वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बिल्कुल बगल में ही प्रसिद्ध चाची जी की दुकान है, यहाँ पर कचौरी और कद्दू की सब्जी मिलती है। बस इसको ले लीजिए, ये बनारस में बस यहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। ये मिट्टी की है, ये चाची के यहाँ की है, मटका जलेबी इसको बोलते हैं। मटका जलेबी। ये अपने लिए हमने 2 कचौरी ली हैं 20 रुपये की, ये वैसे 40 रुपये की 4 कचौरी मिलती हैं। और साथ में मिली है ये कद्दू की सब्जी है ना भैया, साथ में एक कद्दू की सब्जी है साथ में। तो इसका अभी पहले टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो यहाँ पर नोटिस कर रहा था, हमने पहले जब मणिकर्णिका घाट पे जो कचौरी खाई थी, छोटी छोटी कचौरी थी और वहाँ पर चने की सब्जी थी। और यहाँ पर कचौरी के साथ जो सब्ज़ी मिलती है वो भी अलग है, वहाँ पर चने की सब्ज़ी थी, यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी। तो एकदम क्रंची है ये पूरी, जैसे ही आप तोड़ते हो इसको। अब इसको खाकर देखते हैं। इसमें जो फीलिंग बहुत ही की गई है, जो सूखी मेथी होती है उसकी भी फीलिंग हमें दिख रही है। कद्दू से पहले जो मेरे को टेस्ट आया इसमें वो हींग का आया, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है कि जैसे ही आप ज़ुबान पे डालते हो तो आपको लगेगा कि कोई जो आप चीज़ खा रहे हैं वो पूरी हींग की बनी हुई है। बेहद ही टेस्टी है ये, बिल्कुल अलग सा जायका है। मुझे जब मैं सब्ज़ी डालते हुए देखा था तो मेरे को लग रहा था कि शायद काफ़ी स्पाइसी होगी, जो इसकी सब्ज़ी का टेक्सचर दिख रहा है या रंग का दिख रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी दुकान के खुलने का समय है वो सुबह 5 बजे खुल जाती है और लगभग 5:30-6 बजे मिलनी आपको शुरू हो जाती है। हमारी जलेबी भी आ गई है, जो हमने राम बटान में खाई थी ना वो अलग थी। वो जलेबी वैसे भी मोटी मोटी थी, ये पतली है, लेकिन दोनों का टेस्ट अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। तो अभी ये सारे के सारे ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको बगल में जो पहलवान लस्सी है उसका जायका भी बताते हैं। लोग जब यहाँ दादी बैठती थी तो लोग, हाँ हमारी दादी, तो दादी जब बैठती थी तो कोई उनको चाची कहता था, कोई माता जी, कोई दादी। ज़्यादातर लोग चाची से ही ज़्यादा वो प्रेरित थे। अपने ज़माने में राजेश खन्ना भी वो काकी कहते थे। मन से खिलाते हैं, दूसरे तो व्यवसायिक संबंध है जी। इनका व्यवसायिक नहीं है, इनका घरेलू संबंध। हाँ, वो हमने देखा अभी इनको देखने। तो आपने चाची जी के समय में मतलब आपने, अरे हम बहुत आए हैं भाई। अच्छा, और आपने भी गालियाँ खाई हैं क्या? हाँ, वो तो प्यार था उसके अंदर ना। जी जी जी। उसके अंदर कोई गाली मन से नहीं थी, जिसको प्यार करती उसे कहती थी। अच्छा, सब्जी बिना लहसुन प्याज के है जी। गाली दादी का प्रसाद, कचौड़ी के साथ गाली फ्री था यहाँ पे। धन्यवाद। ये देखिए पहलवान जी की पहलवान लस्सी आ चुकी है। रबड़ी है, पिस्ता है और दही दिख रहा है और ऊपर से केसर का इन्होंने डाला है जो लिक्विड सा। ये 4 चीज़ें हैं इसमें और अभी आपको इसका टेस्ट करके बताते हैं। हाँ। लस्सी से पहले मैं रबड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। इतनी बढ़िया और मीठा बिल्कुल हल्के लेवल पर है। आपको रबड़ी का बड़ा ही जो खुरचे जैसे टेस्ट होता है ना, दूध को काट के जो वैसा टेस्ट आ रहा है। बहुत सी फेमस दुकानें आपको यहाँ पर बनारस में मिलेंगी लस्सी, और हर जगह आपको अलग जायका मिलेगा। ये BHU भी ना बिल्कुल साथ में लगती है, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस लस्सी को पहले फिनिश कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद
जहाँ से 300 मीटर की दूरी पर संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं। तो अभी हम संकट मोचन मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं, प्रवेश द्वार पर। जो मेन रोड था वहाँ तक हमने ऑटो लिया था, 80 घाट से 10 रुपये लिए हैं ऑटो वाले ने। फिर अंदर आपको आना होता है 100 से 150 मीटर पैदल चलकर। तो ये संकट मोचन मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। बजरंग बली जी का जो ये मंदिर है, ये बनारस में भी और पूरे भारतवर्ष में भी एक खास महत्व रखता है। तुलसीदास जी को इसी स्थान पर बजरंग बली जी के साक्षात दर्शन हुए। तो बाकी की जो मुख्य विशेषताएं इस मंदिर की, पहले हम दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आपको आकर बताते हैं। संकट मोचन मंदिर की 3 प्रमुख विशेषताएं। सब प्रथम हनुमान जी की प्रतिमा के जो आपको दर्शन होंगे वो मिट्टी की बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पर तुलसीदास जी के समय का कुआं है, भक्त वहाँ से जल का प्रसाद लेते हैं। तीसरा, यहाँ पर बजरंग बली जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। यहाँ पर मंदिर के भीतर ही आपको तुलसी के कई पौधे देखने को मिलेंगे। और चौथा, यहाँ पर जो विशेष है इस मंदिर की कि बजरंग बली जी के बिल्कुल सामने ही राम मंदिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर रहे होते हैं। संकट मोचन मंदिर की जो स्थापना है वो तुलसीदास जी के समय से ही हुई है। यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत लंबे समय तक रहे थे और सर्वप्रथम दर्शन जो तुलसीदास जी को हुए थे वो यहीं संकट मोचन मंदिर में हुए थे। तो अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, इस मंदिर की जो मैंने खासियत खुद से महसूस की है कि हमने बजरंग बली जी के बहुत से मंदिरों के दर्शन किए हैं। आपका दिल करता है कि थोड़ी देर यहाँ पर समय व्यतीत करें, बैठ के बजरंग बली जी का गुणगान या हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी इस मंदिर की ऊर्जात्मक शक्ति है। इस तरह से आपको लगता है कि जैसे बजरंग बली आपको देख रहे हैं। यहाँ पास में ही तुलसी मानस मंदिर है, 100 मीटर की दूरी पर ही। अभी हम वहाँ पर जाएंगे। तो ये अभी हम फिर से मेन रोड पे आ गए हैं। पीछे मेरे देखिए आप संकट मोचन मंदिर लिखा हुआ है। वैसे अगर आप ऑटो करें तो ये जो मुख्य मंदिर हैं यहाँ पर लंका में जो हमने शुरुआत की 80 घाट से लेकर आगे तुलसी मानस के बाद दुर्गा मंदिर जाएंगे, दुर्गा कुंड जाएंगे, तो यहाँ 200-300 रुपये लेकर वो भी आपको दर्शन करवा देते हैं 1 से 1.5 घंटे। तो अभी हम तुलसी मानस मंदिर के बाहर खड़े हैं। इसका जो निर्माण है वो 1964 में एक व्यापारी द्वारा किया गया था और इस मंदिर का जो उद्घाटन किया था उस समय के राष्ट्रपति जो 1964 में राधा कृष्ण सर्वपल्ली द्वारा करवाया गया था, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो अंदर इस मंदिर की दीवारों पर है पूरी की पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। एक तरफ रामायण में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसको चित्रित किया गया है। मंदिर के अंदर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल। इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तुलसीदास जी के दर्शन होंगे। अभी तुलसी मानस मंदिर दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर और दुर्गा कुंड के दर्शन करने। यहीं से हमें वो दिखाई दे रहा है, लाल रंग की उसकी जो बिल्डिंग है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं और उस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तुलसी मानस मंदिर का जो बंद होने का समय है वो 12 से 4 बजे तक तुलसी मानस मंदिर बंद रहता है। तो अभी दुर्गा मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। तुलसी मानस मंदिर से इसकी जो दूरी है वो मात्र 150 या 200 मीटर है। 3 से 4 मिनट का हमें समय लगा पैदल यात्रा करते हुए। दुर्गा मंदिर का जो इतिहास है वो 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। काशी नरेश द्वारा जो बनाया गया था, उनकी जो मुख्य आराध्य देवी रही हैं यहाँ बनारस में। तो बेहद ही सुंदर मंदिर है। ये लाल रंग का ये मंदिर आपको दूर से ही दिखने लगता है। साथ में जो इसके तालाब है वहाँ पर किसी समय में श्रद्धालुगण आकर स्नान भी किया करते थे। तो एक और ख़ास जगह पर आपको हम लेकर आए हैं, बनारस की लक्ष्मी चाय वाला जो हिस्टोरिकल ईटरी है। यहाँ पर खाने में तो आपको यहाँ पर ब्रेड बटर मिलता है, लेकिन एक विशेष तरह से यहाँ पर ब्रेड बटर बनाया जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं अंगीठी जल रही है, उसके ऊपर ब्रेड को गर्म किया जाता है। 2 तरह की ब्रेड आइटम्स यहाँ पर मिलती हैं। एक तो नमकीन ब्रेड बटर जो हमने आपको बोला है, वाइट मक्खन मिल जाता है आपको, और दूसरा यहाँ पर मिलती है मीठी ब्रेड मलाई। ब्रेड के ऊपर सिंपली मलाई लगा दी जाती है और ऊपर चीनी डाली जाती है। बेहद ही फेमस है ये यहाँ पर। और 24 घंटे आपको ये लक्ष्मी चाय वाला की दुकान खुली मिलेगी। तो इसके अलावा लंका में ही जहाँ पर अभी हमने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, आपको रहने की ऑप्शंस भी यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती है लंका एरिया में। जो शुल्क रहता है यहाँ पर लंका एरिया में रहने का वो 1000 से 2000 रुपये के बीच में रहता है 2 व्यक्तियों के लिए 1 रात का। तो ये थे बनारस के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन। इसके अलावा यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर बनारस से
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक विशेष तीर्थ स्थल है जिसे कि सारनाथ कहा जाता है। सारनाथ वे स्थान है यहाँ पर गौतम बुद्धा जी को जब मोक्ष प्राप्त हुआ था तो सर्वप्रथम उपदेश दोनों ने यहाँ पर दिया था वो इसी सारनाथ के पवित्र धरती पर दिया था। तो इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बहुत से मंदिर मिलेंगे जो कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये थी बनारस यात्रा की संपूर्ण जानकारी। कुछ एक स्थान जो हमसे छूट गए हैं वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। एक नमो घाट है, इसके अलावा यहाँ पर रामनगर करके है, बनारस में एक जगह है, वहाँ पर काशी नरेश का पुराना महल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्राचीन घर है, यहाँ पर कबीर दास जी का यहाँ पर घर है, वो हमने कवर नहीं किए हैं, वो भी आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बनारस यात्रा आप 2 दिन और 2 रात में कवर कर सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम इसे 2 भाग में विभाजित करके बनाएं, 2 अलग से एपिसोड बनाएं, लेकिन बाद में हमने इसको एक ही एपिसोड में कंपाइल किया है कि जो देखने वाला है उनके लिए आसानी हो और एक ही एपिसोड में उन्हें संपूर्ण जानकारी मिल जाए। जय बाबा विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय।